जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मंथली करंट अफेयर्स की क्लास पर। आज की क्लास में हम मार्च 2023 के इंपॉर्टेंट मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। मैंने इस सेशन में टॉप 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लिए हैं जो भारत के हर एग्जाम्स के लिए जरूरी है। जहां जहां करंट अफेयर्स पूछा जाता है ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इस क्लास की एक सबसे विशेष बात है कि आपको जो कंटेंट है, जो करंट अफेयर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड किया जा रहा है। दोनों मीडियम के छात्र इस क्लास का एडवांटेज ले सकते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। बहुत ही कम समय में हम इस मंथली करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। टॉप 50 क्वेश्चन में आपको हजारों एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा। ऑस्कर अवार्ड 2023 की अभी घोषणा हुई है। इसमें बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसे मिला है? हु हैज गॉट द अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग इन ऑस्कर अवार्ड 2023? तो फ्रेंड्स, ये जो सॉन्ग है आप सभी का फेवरेट सॉन्ग है नाटू नाटू। नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड मिला है। देखिए, नाटू नाटू की बात करें तो उसको जो म्यूजिक दिया था, म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे? तो इनका नाम है एम कीरावानी। क्या नाम है? एम कीरावानी। और वॉइस किसने दी है? काल भैरव और राहुल सिप्लीगुंज ने इन्हें वॉइस दिया है। दोस्तों, नाटू नाटू के नाम एक और अवार्ड रहा, वो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है गोल्डन ग्लोब अवार्ड, और ये सॉन्ग इस अवार्ड को भी जीत चुका है। दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड में जो भारत है 2 पुरस्कार जीता है। पहला तो नाटू नाटू, आप सभी को पता नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है। इसके अलावा भारत की एक डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म थी, तो इसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म घोषित किया गया। इसका नाम है द एलिफेंट विस्परर्स। देखिए, फिल्म निर्माता कौन है, इसके फिल्म प्रोड्यूसर कौन है? कार्तिकेय गोंसाल्विस और गुनीत मोंगा। याद रखिएगा, ये 41 मिनट की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो किसके बारे में बताती है? एक बच्चा है, अनाथ बच्चा है, और उसका एक हाथी है, उसके बीच में रिलेशनशिप को बताता है, उसके बीच में बंधन के बारे में इस शॉर्ट फिल्म में बताया गया है। दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड की बात की है तो इस बार कौन सा एडिशन था? 95 नंबर का एडिशन था। लॉस एंजलिस अमेरिका में ऑस्कर अवार्ड 2023 दिए गए हैं, और हर साल अमेरिका के द्वारा ही ऑस्कर अवार्ड की घोषणा की जाती है। दोस्तों, दीपिका पादुकोण अवार्ड प्रेजेंट करने गई थी, आपको ये बात याद रखना है। दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड को एक और नाम से जाना जाता है, इसे बोलते हैं एकेडमी अवार्ड्स। 1929 से इसकी स्टार्टिंग हुई है। 16 मई 1929 को ऑस्कर अवार्ड देने की स्टार्टिंग की गई। यहां पे हम बात करेंगे सबसे बेस्ट एक्टर की, तो बेस्ट एक्टर थे ब्रेंडन फ्रेजर। फिल्म द व्हेल के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। बेस्ट एक्ट्रेस थे मिशेल यो, और इनके फिल्म का नाम था एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट अंतरराष्ट्रीय फिल्म बनी है ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट, और निर्देशक है बेस्ट एडवर्ड बर्जर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया, भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स? तो आपको याद रखना है भारत की रैंक 126, 126 रैंक थी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। दोस्तों, ये जो इंडेक्स है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो रिपोर्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क्स के द्वारा इसे जारी किया जाता है, आपको याद रखना है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि पहले नंबर पे सबसे खुशहाल देश कौन सा है, तो सबसे हैप्पी कंट्री है वो है फिनलैंड। जब भी कोई फाइन होगा तो वो हैप्पी होगा, और फाइन से आपको याद रखना फिनलैंड। लगातार 6वीं साल भी ये दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। फिनलैंड के बाद नंबर आता है डेनमार्क का, फिर आइसलैंड का, फिर इजराइल का, फिर नीदरलैंड का। देखिए, भारत के पड़ोसी देश हैं जो भारत से ज्यादा खुश हैं, जैसे कि चीन 64th प्लेस पर है। सबसे नीचे है अफगानिस्तान, 137 प्लेस पर अफगानिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में नीतू घनघस और स्वीटी बुरा ने कौन सा मेडल जीता है? विच मेडल हैज बीन वॉन बाय नीतू घनघस एंड स्वीटी बुरा इन वीमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023? तो फ्रेंड्स, इन दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। इस बार भारत को 4 गोल्ड मेडल मिले हैं। कितने? 4 गोल्ड मेडल मिले हैं। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन भारत में हुआ है इस वर्ष, और भारत में कहां पर हुआ है? न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। नीतू घनघस की बात करें तो 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में फाइनल मुकाबले में इन्होंने मंगोलिया की खिलाड़ी को हराया है और गोल्ड मेडल जीता है। स्वीटी बुरा की बात करें तो 75-81
किलोग्राम वेट कैटेगरी में चीन की लीना वोंग को हरा करके गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों तीसरी प्लेयर जिन्हें गोल्ड मेडल मिला इस चैंपियनशिप में वो है लवलीना बोरगोहेन। क्या नाम है इनका? लवलीना बोरगोहेन। इन्होंने विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वेट कैटेगरी में किसे हराया है? ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन पार्कर को हरा करके गोल्ड मेडल जीता है। निखत जरीन की बात करें तो इन्होंने 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में वियतनाम की गुएन थो टैम को हरा करके इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया है। तो भारत को टोटल 4 गोल्ड मेडल मिले इस चैंपियनशिप में। नेक्स्ट है नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने? हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल? तो नेपाल के नए राष्ट्रपति बने, इनका नाम है रामचंद्र पौडेल। देखिए दोस्तों, रामचंद्र पौडेल तो आप यहां पे इमेज में देखें, जो उपराष्ट्रपति हैं उनके नाम में भी राम लगा हुआ है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के नाम में राम लगा हुआ है। नेपाल के नए उपराष्ट्रपति अभी बने हैं राम सहाय यादव। ठीक है, नेपाल की संसद जो है इसे संघीय संसद के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। और भारत की ही तरह ये एक द्विसदनी सदन है, बाइकैमरल हाउस है। देखिए यहाँ पे बात करेंगे देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के बारे में और भी कंट्रीज के जो वहां के प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें यहाँ पे हम जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे फूमियो किशिदा, अभी भारत भी आए थे। जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सूक यूल हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। नेपाल के अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर बने हैं पुष्प कमल दहल। क्या नाम है? पुष्प कमल दहल। हाल ही में राजस्थान में कितने नए जिलों का गठन किया गया? रिसेंटली हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट हैव बीन फॉर्म्ड इन राजस्थान? तो आपको याद रखना है राजस्थान में 19 नए जिले बने हैं। कितने जिले बने हैं? 19 डिस्ट्रिक्ट बने हैं। और इसकी घोषणा राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने की है। यहां पर 19 नए जिले बनाए गए। दोस्तों जैसे 19 नए जिले बनाए गए तो अब यहां पे जिलों की संख्या 50 हो गई है। एक सवाल उठता है कि पहले यहां पे 33 थी और 19 और जोड़ेंगे तो 52 होगा, तो 2 कहां गए? तो 2 के बारे में आपको बता रहा हूं। देखिए 19 नए जिले बने तो अब टोटल हो गए 50, पहले थे 33। 2 जिलों का क्या हुआ मैं आपको समझाता हूं। देखिए इसमें आपको एक पॉइंट आपको और याद रखना है, 3 नए डिवीजन बने हैं, 3 नए संभाग बने हैं। अब टोटल यहाँ पे 10 संभाग हो गए हैं। कहां पर? राजस्थान राज्य में। अब हम बात करेंगे 2 जिलों की, वो है जयपुर और जोधपुर। जयपुर और जोधपुर अब डिस्ट्रिक्ट नहीं रहेगा, इसे कई भागों में बांट दिया गया है। बहुत बड़ी सिटी थी तो इसको बहुत बड़ा ये डिस्ट्रिक्ट था, इसे कई भागों में बांट दिया गया। इसलिए संख्या 52 होनी चाहिए थी, लेकिन अभी 50 हो गई है। अब किस में बांटा गया है? तो जयपुर को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला जयपुर नॉर्थ, जयपुर साउथ और फिर यहां पर आपको याद रखना डूडू। क्या है? डूडू और कोटपुतली जिला। 4 जयपुर को 4 भागों में बांट दिया गया। जोधपुर को जोधपुर ईस्ट, जोधपुर पश्चिम और फलोदी में बांटा गया। ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं। 19 जिलों का नाम लेना थोड़ा मुश्किल है, यहां पर आपको नोट्स मिल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो राजस्थान राज्य के स्पेशल करंट अफेयर्स को देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ू, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए 3 नए जो डिवीजन बने वो सीकर, पाली और बांसवाड़ा। दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी, हमारे रूट एप्लीकेशन पर आपको डिफरेंट टाइप्स के कोर्स मिलेंगे जो आपको एग्जाम निकालने में मदद करने वाले हैं। हमारे रूट एप्लीकेशन पे आपको जीएस फाउंडेशन कोर्स मिलेगा, आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स की ई बुक मिलेगी, मैथ्स कॉम्बो बैच मिलेगा जहां पर अरिथमेटिक और एडवांस निशित सर ने पढ़ाया है, एसएससी का टारगेट बैच मिलेगा, एमपी पटवारी कोर्स मिलेगा और बहुत कुछ मिलेगा जो मैं आपको यहाँ पे बता नहीं पाऊंगा। तो आप कोड यूज कीजिएगा RGCGT। एक बार आप रूट एप्लीकेशन को जरूर विजिट कीजिएगा जो आपकी तैयारी में बहुत सहायक होगा। डाउनलोड रूट एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप कूपन कोड लगा लीजिएगा RGCGT, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी सतीश कौशिक का निधन हो गया, वह कौन थे? तो सतीश कौशिक जो थे एक्टर और डायरेक्टर थे, फेमस एक्टर और डायरेक्टर थे। इन्होंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष किया। एक मिडिल क्लास आदमी इतना ऊपर पहुंच सकता है तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते? आपको धैर्य रखना पड़ेगा।
100 से ज्यादा फिल्मों में इन्होंने काम किया है। इनका जन्म कहां पर हुआ है? हरियाणा राज्य में। परीक्षा संजीवनी ले लीजिए। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एएम अहमदी का अभी हाल ही में निधन हुआ है। कनक रेले मशहूर क्लासिकल डांसर हैं, इनका निधन हो गया है। सुबी नरेश लोकप्रिय मलयालम एंकर अभिनेता थे, इनका निधन हो गया है। किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2023 को अपने नाम कर लिया है? विच स्टेट हैज वॉन द संतोष ट्रॉफी 2023? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, संतोष ट्रॉफी को कर्नाटक राज्य ने जीता है। संतोष ट्रॉफी एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। क्या है? एक फुटबॉल टूर्नामेंट है संतोष ट्रॉफी। दोस्तों ये जो मैच था सऊदी अरब में खेला गया। सऊदी अरब में है रियाद, वहां पे किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम है। 76वां राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और फाइनल मुकाबले में कर्नाटक ने मेघालय को 3-2 से हरा करके इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया है। संतोष ट्रॉफी जो है 1941 में इसकी स्थापना हुई थी और यह एक राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है जो राज्यों के बीच में खेली जाती है। सबसे बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में सबसे बेस्ट पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? तो सबसे बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में सबसे बेस्ट जो फीफा खिलाड़ी चुना गया, आप सभी के फेवरेट लियोनेल मेसी चुने गए। अर्जेंटीना के प्लेयर हैं और इस साल अर्जेंटीना ने, आपको पता 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, अर्जेंटीना ने जीता है। ये है लियोनेल मेसी। इसके अलावा मैं आपको एक और नाम बताऊंगा। स्पेन की खिलाड़ी हैं, सबसे बेस्ट महिला खिलाड़ी चुनी गई। ये है स्पेन की एलेक्सिया पुटेलेस। इन्हें मिला है बेस्ट महिला खिलाड़ी का पुरस्कार। दोस्तों 2023 में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप जो कि मोरक्को 2023 में होगा। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो फीफा है इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अभी वापस से अध्यक्ष बनाए गए गियानी इन्फेंटिनो, इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहां पर हुआ था? कतर में हुआ था और अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था और इसके पहले की जो विनर थी वो फ्रांस थी। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहां पर होगा? यूनाइटेड स्टेट्स, मेक्सिको और कनाडा में इसका आयोजन किया जाएगा। हेकानी जाखालू किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी नागालैंड में चुनाव हुए थे तो नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है हेकानी जाखालू। अब इनका संबंध किस पार्टी से है? तो इनके पार्टी का नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। निर्वाचन क्षेत्र का नाम है दीमापुर 3। यहाँ पे 60 विधानसभा सीटें हैं। 184 उम्मीदवार मैदान में थे, इनमें सिर्फ 4 महिलाएं थी और उनमें से एक आप सभी को नाम बता दिया मैंने, हेकानी जाखालू का। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक जारी किया गया और भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स? तो आपको याद रखना है 108। 108 की माला भी जपते हैं। 108 में आप सभी को पता है ज्वाइंट सेशन भी है, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, लोकतंत्र कब होगा? जब ज्वाइंट सेशन होगा। ऐसे याद रखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये जो रिपोर्ट है वी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 जारी की गई है और देखिए सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? डेनमार्क है। भारत की रैंकिंग की बात करते हैं डिफरेंट इंडेक्स पे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, भारत इसमें 85 प्लेस पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4th प्लेस पर है, सबसे पहले में अमेरिका है। एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत 55 प्लेस पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो 2022 में जारी की गई थी 136 है, यहाँ पे 126 कर रहे हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस 2023 की बात कर रहा हूं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 150 है और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107 है। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया? हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर सरस्वती सम्मान? तो आपको नाम याद करने में दिक्कत नहीं होगी। इनका नाम है शिव शंकरी। इमेज में आप देख पा रहे हैं शिव शंकरी जी। अब शिव शंकरी जी को क्यों यह पुरस्कार मिला है? तो इनकी पुस्तक का नाम है सूर्यवंशम। तो ये तमिल लेखक हैं, इनको यह पुरस्कार मिला। साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। 15 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है इस अवार्ड में। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो सरस्वती सम्मान है किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन है। तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान दिया जाता है।
1991 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची है, 8 शेड्यूल है, उसमें 22 भाषाएं हैं। तो उसमें जो भी सबसे अच्छा कार्य करता है उन भाषाओं में, उन्हें मिलता है सरस्वती सम्मान। भारत और किस देश की नेवी के बीच में अरब सागर में एक समुद्री अभ्यास हुआ जिसे हम बोलते हैं कोंकण। तो कोंकण तट है, आप सभी को पता है। तो कोंकण अभ्यास होता है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। किसके बीच में? भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। तो एक प्रकार का नौसेना अभ्यास है ये कोंकण अभ्यास, जो 20 से 22 मार्च में अरब सागर में कोंकण तट पर आयोजित किया गया। 2004 से हमने इस अभ्यास को स्टार्ट किया है। भारत और ब्रिटेन के बीच में बहुत सारे अभ्यास होते हैं, जैसे कि अजय वारियर जो एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, वायुसेना अभ्यास इंद्रधनुष है। ठीक है, नेक्स्ट है और भी देशों के साथ भारत के अभ्यास होते हैं। तो वायुसेना अभ्यास एक डेजर्ट नाइट है, इसके अलावा शक्ति होता है अभ्यास, गरुण होता है, डेजर्ट नाइट होता है भारत और फ्रांस के बीच में। चीन और पाकिस्तान के बीच में होता है शाहीन। सूर्य किरण होता है भारत और नेपाल के बीच में। एक्वेरिन होता है मालदीव और भारत के बीच में। पेन नबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे मिला है? Who has received the पेन नबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो फ्रेंड्स ये है विनोद कुमार शुक्ला। क्या नाम है? विनोद कुमार शुक्ला को यह अवार्ड दिया गया है। दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है, अमेरिका के द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है। अमेरिका में न्यूयॉर्क में एक समारोह आयोजित किया गया था और इनको मिला। देखिए विनोद कुमार शुक्ला जी का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है। किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ राज्य से है। इसमें इनको 41 लाख रुपीस राशि प्रदान की गई है। सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो गवर्नर ऑफ द ईयर चुने गए हैं शक्तिकांत दास। अभी आरबीआई के ये गवर्नर हैं और 25 नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। यहां पे बात करते हैं आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई है 1 अप्रैल 1935 को, और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। कहां पर? मुंबई में। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट इंडेक्स, अभी सिपरी की एक रिपोर्ट जारी की गई 2022 की। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार का इंपोर्टर बना है? तो हथियार का सबसे ज्यादा इंपोर्ट जो है हमारा भारत कर रहा है, अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत कर रहा है। सिपरी का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका जो है लास्ट 5 ईयर में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य निर्यातक था, यानी जो सेना के उपकरण चाहिए, जो वेपन्स चाहिए, वो सबसे ज्यादा अमेरिका सप्लाई करता है। ठीक है, 40% इसका हिस्सा है। रूस सेकंड नंबर पे, फ्रांस थर्ड नंबर पे। देखिए सिपरी की बात करें तो ये क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम होता है जो आर्म्स कंट्रोल है, डिसआर्मामेंट है, उस सब के लिए देखना कि पूरी दुनिया में कहीं पर कोशिश करना कि जो यूज हो रहा है वेपन्स का उसको कम किया जाए, तो रिपोर्ट ही जारी करता है। 1966 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर सोलना में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहां पर 7वां अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो बहुत ज्यादा जरूरी प्रश्न है ये। भोपाल में हुआ है धर्म धम्म सम्मेलन, 7th इंटरनेशनल धर्म धम्म सम्मेलन। दोस्तों भोपाल में कहां पर हुआ है? कुशाभाऊ ठाकरे एक सभागार है, एक ऑडिटोरियम है, वहां पर इसका आयोजन किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव है पूरी दुनिया के जो धार्मिक लोग हैं, राजनीतिक विचारक लोग हैं, उन सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म में लाना, ताकि दुनिया का सारा धर्म एक साथ मिलकर के दुनिया की प्रगति कर सके। 22-23 सितंबर 2012 को सांची विश्वविद्यालय जो कि एमपी में है, सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। दोस्तों इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन को डिस्कस करते हैं। अभी हाल ही में एलोरा अजंता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव महाराष्ट्र में आयोजित किया गया 2023 में। यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? फिजी में हुआ है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 कहां पर हुआ? दुबई में हुआ है। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के किसे चुना गया? तो प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार मिला है सर डेविड चिपरफील्ड को। सर डेविड चिपरफील्ड को प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार मिला है। वास्तुकला क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार है।
1979 में इसकी स्थापना हुई। कब? 1979 में। बुमचू फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? बुमचू फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? यह मनाया गया सिक्किम में। कहां मनाया गया? सिक्किम में बुमचू फेस्टिवल मनाया गया। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, बुमचू बोलने पर बम आ रहा है, बम आ रहा है, और बम फेंकने में, है ना, बम को तैयार करने में किम जोंग आता है, किम, तो आपको सिक्किम का नाम याद आ जाएगा। तो जो बुमचू फेस्टिवल है कैसा फेस्टिवल है, आइए जानते हैं डिटेल में। तो दोस्तों जो बुमचू फेस्टिवल होता है ये तिब्बती चंद्र कैलेंडर के जो सबसे पहला फर्स्ट मंथ होता है उसके 14th डे से शुरू होता है। 2 दिनों तक ये मनाया जाता है। आपको मार्च और फरवरी महीनों में देखने को मिलेगा। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? ताशी दिंग मठ में मनाया जाता है। कहां पर? ताशी दिंग मठ में। दोस्तों इसमें जो सबसे आपको अट्रैक्टिव चीज देखने को मिलेगी वो ये है ओपनिंग ऑफ वेसल फिल्ड विथ होली वाटर, यानी पवित्र जल जो है उससे भरा बर्तन है उसको खोला जाता है। इसका सबसे प्रमुख आकर्षण है। सिक्किम में द्रुपका टेशी, बमचू, लोसूंग, डासेन, सागा दावा ये लोकप्रिय त्योहार मनाए जाते हैं। गणित के लिए एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो देखिए गणित के क्षेत्र में सबसे जो इंपॉर्टेंट पुरस्कार है वो एबल पुरस्कार है और ये मिला है लुइस कैफरेली को। किसे मिला है? लुइस कैफरेली को मिला है। ये जो है अपने एक्सपर्टीज के लिए जाने जाते हैं, विशेषज्ञ माने जाते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। 2003 में पहली बार सम्मानित किया गया था इस अवार्ड से और इसमें मिलती है 6 करोड़ रुपए की राशि, लगभग 6 करोड़, जो 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर के बराबर है। एबल पुरस्कार जो है हर साल नॉर्वे के जो किंग है, नॉर्वे के जो राजा हैं, उनके द्वारा एक या एक से अधिक जो उत्कृष्ट गणितज्ञ होते हैं उनको प्रदान किया जाता है और इसका नाम जो है नॉर्वेजियन मैथमेटिक्स नील्स हेनरिक एबल के नाम पर रखा गया है। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो फ्रेंड्स इनका नाम आपको याद रखना है, ये है सुरेखा यादव। क्या नाम है? सुरेखा यादव। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला सुरेखा यादव जी हैं। इनके बारे में एक और विशेष उपलब्धि है, आपको याद रखना है, ये एशिया की पहली महिला लोको पायलट भी हैं। ठीक है दोस्तों, 13 मार्च को मुंबई में सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच में ये चलाए गए। इन्होंने इसका सेमी हाई स्पीड ट्रेन का संचालन किया है। दोस्तों वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किया गया। आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देश कौन सा है? अकॉर्डिंग टू ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023, विच कंट्री इज मोस्ट अफेक्टेड बाय टेररिज्म? तो सबसे ज्यादा प्रभावित देश अफगानिस्तान है। पहले रैंक पे है अफगानिस्तान, जो टेररिज्म इंडेक्स में सबसे ऊपर जो प्रभावित है। अब क्यों ना हो, तालिबान ही सबसे बड़ा जो आतंकी समूह है वो अफगानिस्तान को चला रहा है। दोस्तों ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की जाती है? जिसे हम बोलते हैं इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये पब्लिश करता है इस इंडेक्स को। दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं पूरी दुनिया में किस तरीके से चल रही हैं, इस इंडेक्स से हमें पता चलता है। भारत भी इससे दूर नहीं है। भारत 13th प्लेस पर आता है इस इंडेक्स में। अफगानिस्तान सबसे ऊपर है, बुर्किना फासो सेकंड है, सोमालिया थर्ड है। यहाँ पे आप कभी जाना भी नहीं, पता चले कब कन्वर्ट हो जाए टेररिस्ट में, क्योंकि वहां के लोगों का जो मेंटालिटी है, सोच है, थोड़ा सा इसी प्रकार से है। 32वां व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 32 व्यास सम्मान? तो मैंने आपको बताया था, आपको वेद व्यास जी का नाम याद आएगा और व्यास जी उनको बहुत ज्यादा ज्ञान था। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 2022 का व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। इमेज में आप देख पा रहे हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को। दोस्तों ये जो पुरस्कार है, मैंने अभी सरस्वती सम्मान बताया था, व्यास सम्मान भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी का उपन्यास है, इसका नाम है पागल खाना। क्या नाम है? पागल खाना को चुना गया है। क्लियर है इनके उपन्यास को। 2021 में एक नाटक था महाबली और असगर वजाहत को दिया गया था। ज्ञान चतुर्वेदी जी का संबंध एमपी से है और ये कार्डियोलॉजिस्ट है, यानी हृदय विशेषज्ञ है।
व्यास सम्मान के अंतर्गत सम्मानित जो साहित्यकार होते हैं उन्हें 4 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है। क्लियर है दोस्तों। 1991 से इस पुरस्कार को देने की स्थापना की गई थी और ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सर्वोच्च सम्मान व्यास सम्मान है। ईरानी कप 2022-23 का खिताब रेस्ट ऑफ इंडिया ने किसको हरा करके जीता है? तो ईरानी कप को किसने जीता है इस बार? आपको याद रखना है, सौराष्ट्र ने जीता है। सौराष्ट्र ने जीता ईरानी कप। सौराष्ट्र ने किसको हराया है? ठीक है, तो सौराष्ट्र ने किसको हराया है? सॉरी, यहां पे क्वेश्चन, एक सेकेंड, मैंने यहां पे क्वेश्चन थोड़ा उल्टा बोल दिया। ईरानी कप 2022-23 का खिताब रेस्ट ऑफ इंडिया ने किसको हराया? अरे ये सौराष्ट्र मैंने बोल दिया, इसको आप हटाइए, एमपी टिक कीजिए। ठीक है, मध्य प्रदेश जो रेस्ट ऑफ इंडिया है उसने एमपी को हराया है। किसको हराया है? एमपी को। एमपी पिछले बार की रणजी ट्रॉफी की चैंपियन रही है। ठीक है, और सौराष्ट्र इस बार का रणजी ट्रॉफी का चैंपियन रहा, इसलिए वो नाम याद आ गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ईरानी कप जो है फाइनल मुकाबले में रेस्ट ऑफ इंडिया ने एमपी को हराया है। जो भी लास्ट टाइम का रणजी का विनर होता है उसके साथ मैच होता है ईरानी कप में। और ये जो फाइनल मैच था ग्वालियर कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में खेला गया है। ईरानी कप का नाम भारतीय क्रिकेट प्रशंसक GR ईरानी के नाम पर रखा गया। इसकी शुरुआत 1959-60 में की गई थी। महाराष्ट्र के किस शहर में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की जाएगी? तो इन विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र स्टैच्यू ऑफ नॉलेज विल बी एस्टेब्लिश्ड? तो ये शहर है लातूर। क्या है? लातूर। ये इमेज आप देख पा रहे हैं, मूर्ति आप देख पा रहे हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी की इमेज है। दोस्तों 13 अप्रैल को, कब? 13 अप्रैल को इनॉग्रेशन किया जाएगा 70 फीट ऊंची प्रतिमा का। ये प्रतिमा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर पार्क में लगाई जाएगी और इसके मुख्य जो कलाकार हैं इनका नाम है अक्षय हल्का। दोस्तों 14 अप्रैल को आप सभी को पता होना चाहिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है और इस बार 132वीं जयंती मनाई जाएगी। अट्टुकल पोंगला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? इन विच स्टेट अट्टुकल पोंगला फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो ये मनाया गया केरल राज्य में। कहां पर? देखो ये लिखा कल, केरल है ना, थोड़ा सा मिलता जुलता नाम है। तो अट्टुकल पोंगला उत्सव केरल राज्य में, केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में मनाया गया है। दोस्तों भगवती मंदिर में इसका आयोजन किया गया। इसमें हजारों महिला श्रद्धालु आते हैं। याद रखिएगा पुरुष यहाँ पे प्रवेश नहीं करते हैं। ये जो डेडिकेटेड फेस्टिवल है ये महिला श्रद्धालुओं के लिए है। अब दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है मां भगवती को पोंगाला अर्पित किया जाता है। ये पोंगाला क्या होता है? तो पोंगाला एक मिक्सचर होता है कसा हुआ नारियल का, इसमें चावल होता है और गुड़ होता है। दोस्तों दुनिया में महिलाओं का सबसे बड़ा धार्मिक जमावाड़े के रूप में माना जाता है अट्टुकल पोंगला उत्सव। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो संकल्प किया है भारतीय रेलवे ने कि 2030 तक हम शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनेंगे, यानी हम कोशिश करेंगे। और इसकी घोषणा की है भारत के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने इसकी घोषणा की है। दोस्तों दिसंबर 2023 तक इलेक्ट्रिक ट्रेनों में पूर्ण परिवर्तन किया जाएगा। इलेक्ट्रिक ट्रेनें कम प्रदूषण करती हैं, डीजल से चलने वाली ट्रेन ज़्यादा प्रदूषित करती हैं। और देखिए शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक का मतलब ये होता है जितना CO2 हमने एटमॉस्फेयर में छोड़ा है उतना हम CO2 एब्जॉर्प्शन के लिए काम करेंगे। किस देश ने अपनी राजधानी को जकार्ता से बोर्नियो ट्रांसफर किया है? तो ये देश का नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल को जकार्ता से बोर्नियो ट्रांसफर किया है। ये न्यू कैपिटल इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए ये जो नई कैपिटल है इसका नाम है नुसंतारा। देश की नई कैपिटल होगी नुसंतारा। सवाल ये उठता है क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है? तो देखिए आपको बता दूं जो जगह है जकार्ता, यहाँ पर जो पहले कैपिटल थी वो बहुत तेजी से डूब रहा है इस वजह से, और वहां पे बहुत ज्यादा प्रदूषण भी है। नई जो कैपिटल बनेगी उसको सस्टेनेबल फॉरेस्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इसे डेवलप किया जाएगा। भारत ने किस देश के साथ पहली मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? तो भारत ने बांग्लादेश के साथ सबसे पहली मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है।
ये जो पाइपलाइन है दोस्तों, सिलीगुड़ी जो कि वेस्ट बंगाल है और ये दिनाजपुर जो कि बांग्लादेश में है, यहां तक पहुंचाई जाएगी। सिलीगुड़ी से सप्लाई नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में भी होगा और भारत जो है, जो कि असम में है, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में है, और यहां से हम पाइपलाइन के माध्यम से गैस पहुंचाएंगे कहां पर? बांग्लादेश में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, रिफाइंड डीजल बांग्लादेश को प्रोवाइड किया जाएगा भारत के द्वारा, और ये परियोजना भारत सरकार की अनुदान सहायता के तहत बनाई जा रही है। 2018 में इसकी नींव रखी गई थी और इस प्रोजेक्ट में 130 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण किया जाएगा। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इससे किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो ये है रतन टाटा जी। रतन टाटा जी को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। इमेज में आप देख पा रहे हैं रतन टाटा जी को, जिन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार दिया गया। इन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो रिलेशन उसको मजबूत करने, व्यापार के क्षेत्र में, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में, परोपकार के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया है। कोनराड संगमा किस राज्य के दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं? तो मैंने आपको बताया था कि जब भी मेघ आता है, जब भी बादल छाते हैं, बारिश होती है, तो हम संग में गाना गाते हैं। तो मेघालय, ये कहां के? मेघालय के दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं कोनराड संगमा। इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये है कोनराड संगमा। इनका संबंध एनपीपी पार्टी से है, यानी नेशनल पीपल्स पार्टी से है। देखिए अभी मेघालय के जो राज्यपाल बनाए गए फागू चौहान, जो पहले बिहार के राज्यपाल थे, अब उन्हें मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं, जिसे हम पीआईबी बोलते हैं? जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिसिटी जिसकी है भारत में, वो है पीआईबी। राजेश मल्होत्रा, राजेश मल्होत्रा प्रधान महानिदेशक बने हैं। इमेज में आप देख पा रहे हैं राजेश मल्होत्रा जी को। 1989 बैच के सूचना अधिकारी रह चुके हैं राजेश मल्होत्रा। ये सत्येंद्र प्रकाश का स्थान लेंगे। इसके अलावा दूरदर्शन न्यूज के महानिदेशक प्रिया कुमार को भी बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। दोस्तों भारत के जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है अनुराग ठाकुर। क्या नाम है? अनुराग ठाकुर। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, जिस प्रकार से आप मेरे साथ मंथली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, उसी प्रकार से मैं बहुत ज्यादा डीपली डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूं। और चूंकि वहां पे ज्यादा समय रहता है, तो आप अगर उस क्लास को भी ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। हम वीकली करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, ईयरली करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, स्टेट स्पेशल करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। हम चाहते हैं कि हम आपके करंट अफेयर्स का एक कंप्लीट सोल्यूशन बने। हाल ही में किस ग्रह पर वैज्ञानिकों के द्वारा एक सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की गई? एक एक्टिव वोल्केनो की खोज की गई, और ये शुक्र पे खोज की गई, वीनस पर। वीनस यहां पर देखें अर्थ की बहन कहलाती है, ठीक है। सांझ का तारा, भोर का तारा, इसे बोलते हैं वीनस। आप वीनस को देख भी सकते हैं। यहां पर एक एक्टिव वोल्केनो देखा गया। दोस्तों 2020 में वैज्ञानिकों को लगता था कि इसके सबूत नहीं मिलेंगे, लेकिन अब देख लिया गया है। इसे अर्थ का ट्विंस कहा जाता है। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी अर्थ से मिलती है। एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पे लॉन्च किया गया? वेयर हैज लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप हैज बीन लॉन्च्ड? तो फ्रेंड्स उत्तराखंड राज्य में, कहां पर? उत्तराखंड राज्य में एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया। दोस्तों 4 मीटर इसकी डायमीटर है, और टेलीस्कोप का काम क्या होता है? जो भी घटनाएं यूनिवर्स में हो रही हैं, जो हमारी पृथ्वी से बाहर हो रही हैं, उसको ऑब्जर्व करना। उत्तराखंड के देवस्थल में इसे लॉन्च किया गया। कहां पर? उत्तराखंड के देवस्थल में। और इसका उद्घाटन भारत के जितेंद्र सिंह ने किया है, जिनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री है। क्लियर है दोस्तों? आपको याद रहेगा। चलिए दोस्तों, ये 4 मीटर व्यास का घूमने वाला दर्पण है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसमें प्रकाश को इकट्ठा करने के लिए तरल पारे की एक पतली परत लगाई गई है। लिक्विड मिरर इसीलिए बोला जा रहा है, ठीक है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य में शुरू की गई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को छत्तीसगढ़ राज्य में स्टार्ट किया गया। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी, इन्होंने इस योजना की घोषणा कर दी है। अब सवाल उठता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रमोट ट्री प्लांटेशन अक्रॉस द स्टेट। पूरे राज्य में
क्या करना, पेड़ों का वृक्षारोपण करना, पेड़ों को लगाना। और इसका उद्देश्य है जो हमारे किसान भाई हैं, भूस्वामी हैं, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना जिनके पास 5 एकड़ से कम की भूमि है। तो पूरा फाइनेंशियल असिस्टेंस वहां की सरकार देगी। लेकिन अगर आपके पास 5 एकड़ से ज्यादा की भूमि है तो 50% सरकार आपको असिस्टेंस देगी वृक्षारोपण करने के लिए। नेफ्यू रियो ने किस राज्य के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली? तो नेफ्यू रियो ने ओथ ली है दोस्तों नागालैंड राज्य के चीफ मिनिस्टर के रूप में। दोस्तों नेफ्यू, नेफ्यू मतलब भतीजा। आप ऐसे याद रखिए कि कोई किसी का नेफ्यू है और उसको नाग ने काट लिया। किसने काट लिया? नाग ने काट लिया। तो आपको नेफ्यू से आपको याद रहेगा नेफ्यू रियो, नाग ने काट लिया नागालैंड। तो नेफ्यू रियो यहां पर आप देख पा रहे हैं, और ये 5वें कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा और यहां पर इन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली है। यहां पर 60 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहां पे जो कोalition अलियांस बना है वो है एनडीपीपी और बीजेपी का। मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू ऑर्गेनाइज द लिक्वरिस कल्टीवेशन? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश मुलेठी की खेती करने वाला पहला राज्य बना है। दोस्तों ये जो मुलेठी है आपको बता दूं, आप इसमें किस में इस्तेमाल करते हैं? तो आप इसको मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये दवाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है मुलेठी। मुलेठी की रोपण सामग्री जो है किसानों को व्यवसायिक रूप से खेती करने के लिए वितरित की जाएगी ताकि वो बहुत अच्छे से खेती कर सके। क्लियर है? अभी हमें मुलेठी के लिए अन्य देशों पर डिपेंड रहना पड़ता है, जैसे कि चीन, अफगानिस्तान, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 8वां रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता कौन थे? हु इज द चीफ गेस्ट एंड की नोट स्पीकर इन द 8th रायसीना डायलॉग? तो ये जो रायसीना डायलॉग होता है ये भारत के द्वारा आयोजित किया जाता है। और जियोर्जिया मेलोनी जो कि इटली की अभी हाल ही में पीएम बनी है, इटली की जॉर्जिया मेलोनी, ये थी हमारी मेन चीफ गेस्ट। इटली के प्रधानमंत्री हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है। दोस्तों भारत और इटली के जो राजनयिक संबंध है, डिप्लोमेटिक रिलेशन, वो 75 साल पूरे हो चुके हैं। हमने इनको इनवाइट किया था इस मौके पर। रायसीना डायलॉग की शुरुआत अगर आपसे पूछी जाए कब से की गई है तो 2016 में हर साल इसका आयोजन किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भारत ने इस बहुपक्षीय सम्मेलन को स्टार्ट किया है। माणिक साहा लगातार दूसरी वर्ष किस राज्य के चीफ मिनिस्टर बने हैं? तो माणिक साहा ये त्रिपुरा राज्य के लगातार दूसरी वर्ष मुख्यमंत्री बने। दोस्तों माणिक बोलने पर मणि आ रही है। अगर किसी व्यक्ति को मणि मिल जाए तो उसका जीवन पूरा हो जाता है, अधूरा नहीं होता, पूरा हो जाता है। तो मणि से आपको माणिक याद रखना है और पूरा से त्रिपुरा आपको याद रखना है। इमेज में आप देख पा रहे हैं माणिक साहा जी को। 8 मार्च 2023 को त्रिपुरा की जो कैपिटल है अगरतला, स्वामी विवेकानंद मैदान में इन्होंने दूसरी बार त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर की पद की शपथ ली है। साहा को राज्यपाल जो है वहां के सत्यदेव नारायण आर्य ने इन्होंने क्या किया है? गोपनीयता की शपथ भी दिलाई है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आने वाला है। तो देखिए सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी बनी हैं रश्मि शुक्ला जी। क्या नाम है इनका? रश्मि शुक्ला। ये है एसएसबी की अभी न्यू डायरेक्टर। दोस्तों एसएसबी का काम क्या होता है भारत में? तो भारत की जो भूटान और नेपाल की जो बाउंड्री है, बॉर्डर है, उसकी रक्षा करना। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी और पहली जो एसएसबी की महिला निदेशक थी उनका नाम है अर्चना राम सुंदरम। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार को संभाला है? हु हैज टेकन चार्ज एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? तो इनका नाम है एसएस दुबे। क्या नाम है इनका? एसएस दुबे। ये भारत के नए सीजीए बने। देखिए दो अंतर है दोस्तों, एक आप सुनते होंगे सीएजी और एक आप सुनते होंगे सीजीए, दोनों में अंतर है। पहले सीएजी का दोनों काम होता था अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का। अभी प्रेजेंट में सीएजी का काम होता है ऑडिटिंग का और अकाउंटिंग का काम करता है सीजीए। ठीक है,
क्लियर है। भारत के प्रेजेंट में जो सीएजी है वो जीसी मुर्मू है। क्या नाम है उनका? जीसी मुर्मू। और भारत के जो अभी नए सीजीए बने हैं इनका नाम है एसएस दुबे। 28वें अधिकारी हैं जो अभी इन्होंने इस पद को संभाला है। केंद्र सरकार के लेखा मामले यानी कि अकाउंटिंग मैटर्स को संभालता है सीजीए। दोस्तों अभी हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित किया गया, तो पहला राज्य कौन सा है? विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पास द राइट टू हेल्थ बिल। तो राइट टू हेल्थ बिल को राजस्थान राज्य ने अभी पारित किया है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी, इन्होंने ऐसा बिल पेश किया जो अपने आप में बहुत तारीफ करने लायक है दोस्तों, कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको हेल्थ उपचार कराना है और वो पहले क्या करे, डॉक्यूमेंट फिल करे, वो व्यक्ति मर जाए उसके बाद उसका इलाज होता था। आमतौर पे बहुत सारे जो एक्सीडेंट के केसेस होते थे जो मैंने खुद देखे अपने सामने, तो ये बहुत गलत बात है। तो राजस्थान राज्य ने इस बात को समझा, इस जरूरत को समझा और बोला आप बिना किसी भुगतान के, पहले भुगतान नहीं कीजिए, पहले इलाज कराइए, उसके बाद भुगतान को हम देखेंगे। निजी अस्पताल में यानी प्राइवेट हॉस्पिटल में इमरजेंसी उपचार के आप हकदार होंगे। कोई भी मरीज शुल्क का भुगतान नहीं करेगा, राज्य सरकार अस्पताल को शुल्क की प्रतिपूर्ति कर देगी, वो भर देगी। क्लियर है। मेडिको लीगल औपचारिकता करनी पड़ती है, कभी कभी आपातकालीन मामले पे प्रतीक्षा करना पड़ता है, तो ऐसे में व्यक्ति जो आया है पहले तो उसका इलाज जरूरी है, तो इलाज करना पहला है और पैसा वसूल नहीं किया जाएगा, ये सारी बात इसमें कही गई है। वियतनाम, हालांकि इसका विरोध बहुत हो रहा है पूरे राजस्थान राज्य में। वियतनाम की नेशनल असेंबली ने किसी देश का नया राष्ट्रपति चुना, किसी देश का नया राष्ट्रपति चुना है, तो वियतनाम ने वो वान थुओंग, ये है वो वान थुओंग, जिन्हें वियतनाम का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। दोस्तों वियतनाम में है नेशनल असेंबली और नेशनल असेंबली के द्वारा देश के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं। दोस्तों आपको वियतनाम की एक करेंसी याद रखनी है, इसका नाम है डोंग। क्या नाम है? डोंग। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां हुई, उसे डिस्कस कर लेते हैं। बात करेंगे यहाँ पे साइप्रस के प्रेसिडेंट की, तो इनका नाम है निकोस क्रिस्टोडोलाइडस। अगर आपसे पूछा जाए पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो इनका नाम है रायाना बरनावी। मोहम्मद शहाबुद्दीन अभी हाल ही में बांग्लादेश के 22 नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं। क्रिस हिपकिंस की बात करेंगे जो न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। सेवलॉन इंडिया ने किस खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नॉमिनेट किया है? विच प्लेयर हैज बीन नेम्ड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट हैंड एम्बेसडर बाय सेवलॉन इंडिया? तो सेवलॉन इंडिया ने सचिन तेंदुलकर को हैंड एम्बेसडर घोषित किया है। किसको? सचिन तेंदुलकर को। आप सभी को पता है कि अगर हम बिना हाथ धोए खाना खाते हैं और बहुत सारी जो पीने वाली सामग्री है, खाने वाली सामग्री, उसको छूते हैं, उससे जो जर्म्स होता है हमारे शरीर में जा सकता है। इससे क्या होगी, बहुत सारी बीमारियां होंगी, बैक्टीरिया वायरस सब कुछ होता है। तो लोगों को अवेयर करने के लिए इन्हें हैंड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है दोस्तों, पेप्सी का अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया रणवीर सिंह को। विंजो ऑनलाइन गेमिंग महेंद्र सिंह धोनी, अभी ये बेस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी भी बने हैं रणवीर सिंह, सेकंड नाम आता है विराट कोहली का। कोल्ड ड्रिंक्स थम्स अप ने शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एरिक गारसेटी को किस देश का भारत में राजदूत बनाया गया? एरिक गारसेटी हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ टू विच कंट्री? तो ये है अमेरिका के राजदूत है जो भारत में राजदूत बनाए गए हैं, एरिक गारसेटी। बहुत दिनों से ये जो एम्बेसडर का पद था खाली था। अमेरिका में सीनेट है जो संसद का अपर हाउस कहा जाता है, इन्होंने इनके नाम पर मुहर लगा दी है। भारत में अमेरिकी राजदूत का पद पिछले 2 साल से खाली था। हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट राजदूत नियुक्त किए गए हैं। सुहेल एजाज खान, सऊदी अरब में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए। कोमोरोस में भारत के नए राजदूत बंडारू बिल्सन बाबू नियुक्त किए गए। डॉक्टर आदर्श सुइका की बात करें तो कुवैत में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए। नेक्स्ट है, पीएम मोदी जी ने किस शहर में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? इन विच सिटी पीएम मोदी इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म? तो फ्रेंड्स ये है हुबली धारवाड़। हुबली धारवाड़ में सबसे लंबा, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। इसको हरी झंडी दिखा दी है। ठीक है, इनॉग्रेशन के मौके पर ये मौजूद थे। 11 मार्च को दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन इन्होंने किया है। दोस्तों लगभग इसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है और इसके साथ शहर में श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी स्टेशन पे दुनिया का सबसे लंबे
रेलवे प्लेटफॉर्म की गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर दी गई है। किस देश ने G7 समिट में भारत को एज अ गेस्ट कंट्री के रूप में इनवाइट किया है? विच कंट्री हैज इनवाइटेड इंडिया एज अ गेस्ट कंट्री इन G7 समिट? तो फ्रेंड्स, जापान देश, जापान में होने वाला G7 समिट, और अभी फ्यूमियो किशिदा आए थे भारत। इन्होंने मुलाकात की, बहुत सारे कल्चरल एक्सचेंज हुए हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक चीजें एक्सचेंज हुई हैं दोनों लोगों के बीच में। तो जापान के जो प्रधानमंत्री हैं 2 दिन के लिए आए थे 20 मार्च को। दोस्तों, G7 समिट जो है जापान में होगा और G20 समिट भारत में होगा, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और G7 समिट जो है हिरोशिमा में किया जाएगा। ये वही जगह है जब 6 अगस्त 1945 को एक लिटिल बॉय नाम का एटम बम फेंका गया था। और फिर 3 दिन बाद एक फैट मैन, अमेरिका में नागासाकी शहर में फैट मैन एटॉमिक बम फेंका गया था, जिसकी वजह से लाखों लोग प्रभावित हुए थे। G7 की बात करें 1975 में इसकी स्थापना हुई है और G20 की स्थापना 1999 में हुई है। दुनिया की जितनी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था उसका एक ग्रुप है ये। G7 में 7 देश हैं, आपको याद रखना है। G7 कंट्रीज फेवरेट इज जूस, तो फेवरेट से आपको याद रखना फ्रांस, और जे से आपको जापान, यू से आपको याद रखना है यूनाइटेड स्टेट्स, आई से आपको याद रखना है वो है आपका इटली, सी से आपको याद रखना है कनाडा, और ई से आपको याद रखना है इंग्लैंड। 7 देशों के नाम मैंने आपको बता दिए। एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो भारत की यात्रा पर आए? ये सारी यात्राएं आपको याद रखनी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज, जो भारत की यात्रा पर आए, मैच भी देखने गए, बहुत सारी चीजें आपको पता है। हमारे पीएम मोदी जी है ना, वो कैसे 2 देशों के बीच में रिलेशन को मजबूत करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। 8 से 11 मार्च भारत यात्रा पर थे और ये अहमदाबाद पहुंचे थे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अहमदाबाद में है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वहां पे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही थी और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ये शामिल हुए। इसके अलावा 9 मार्च को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मुंबई गए, जहां पे INS विक्रांत पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ATP मास्टर्स 1000, अब बस कुछ ही प्रश्न बचे हैं, 2-3 प्रश्न बचे हैं। कैसा लगा सेशन जरूर बताना कमेंट बॉक्स पर, और आपका क्या क्या सजेशन है वो भी जरूर देना। ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह रोहन बोपन्ना। क्या नाम है? रोहन बोपन्ना। इनकी एज 43 ईयर्स है, ठीक है, फिर भी जज्बा कम नहीं हो रहा है। इन्होंने अपने साथी मैथ्यू एबडन जो 35 साल के हैं, इन दोनों ने मिलकर के नीदरलैंड के वेस्ली कूलहोफ और ब्रिटेन के नील स्कूप्सकी को हराया है। कैलिफोर्निया अमेरिका में फाइनल मैच खेला गया था। अभी लास्ट मंथ की बात करें तो पिछले महीने भी इन्होंने खिताब को जीता है, एबडन के साथ कतर ओपन जीता है। विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2023? तो थीम आपको याद रखनी है एक्सेलरेटिंग चेंज, यानी चेंज को हमें और एक्सेलरेट करना, आगे बढ़ाना है। तो विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च को मनाया जाता है, एक दिन पहले। तो फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में जल संरक्षण के महत्व के बारे में समझाने के लिए इसे मनाने की घोषणा की 1993 से। आज का आखिरी प्रश्न है, रायबरेली का एक हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया? आफ्टर हुज नेम इज हॉकी स्टेडियम रायबरेली नेम्ड? तो फ्रेंड्स, रानी रामपाल इसका राइट आंसर है। रानी रामपाल जो कि एक हॉकी प्लेयर हैं, तो रायबरेली में हॉकी स्टेडियम का नाम इनके नाम पर रखा गया है। ये हॉकी प्लेयर हैं रानी रामपाल जी, ठीक है। दोस्तों, मैं आपको इनके बारे में और भी बात बता दूं कि इनकी ये जो उपलब्धि है सबसे पहली है, ठीक है, और मिडफील्डर की तरह काम करती हैं। 2022 में बहुत सारे बदले हुए नाम हैं, उसको भी एक बार डिस्कस करते हैं। मुगल गार्डन, इसका नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया। मुडेरा बाजार जो कि गोरखपुर में है, इसका नाम बदलकर चोरी चौरा किया गया। इस्लाम नगर जो कि भोपाल में है, इसका नाम बदलकर जगदीशपुर किया गया। कीबिथू मिलिट्री स्टेशन जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन नाम रखा गया। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, बिपिन रावत जी अब हमारे बीच में नहीं रहे, जो कि आप सभी को पता है हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। भारत के सबसे पहले CDS थे। लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड जो कि इंग्लैंड में है, इसका नाम सुनील गावस्कर जी के नाम पे रखा गया।
कैसा लगा आप लोगों को 50 महत्वपूर्ण प्रश्न मंथली करंट अफेयर्स मार्च महीने का? जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आपका 10 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, इसके बाद हमारी क्लास हो जाएगी खत्म। बहुत ध्यान से इस टेस्ट को देना और बताना आपने कितना स्कोर किया। G20 की स्थापना किस वर्ष की गई? 1999 में। माणिक साहा लगातार दूसरे साल किस वर्ष के चीफ मिनिस्टर बने हैं? तो माणिक साहा त्रिपुरा के लगातार दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने। लियोनेल मेसी का संबंध किस देश से है? इनका संबंध अर्जेंटीना से है। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्राइम मिनिस्टर हैं? तो जॉर्जिया मेलोनी जो है इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं। रायसीना डायलॉग में ये हमारी मेन क्या थी? चीफ गेस्ट थे। डोंग किस देश की मुद्रा है? तो आपको याद रखना है, पढ़ाया मैंने आपको, वियतनाम की ये करेंसी है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य में शुरू की गई? इसको छत्तीसगढ़ राज्य में स्टार्ट किया गया। भारत ने किस देश के साथ सबसे पहला मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का टारगेट रखा है? 2030 तक। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया, भारत की रैंक क्या है? आपको पढ़ाया 126 भारत की रैंक है। कितनी? 126। किस देश ने अपनी कैपिटल को जकार्ता से बोर्नियो ट्रांसफर किया है? तो यह देश है इंडोनेशिया। दोस्तों, आपको मंथली करंट अफेयर्स का टेस्ट देना है, आज आप पढ़ लीजिए। ये जो टेस्ट होगा, मैं आपको इसका डेट भी बता देता हूं। तो ये जो टेस्ट है आपका, ये 4 अप्रैल को रखा जाएगा शाम को 6 बजे। ठीक है, पढ़ लीजिए और देखते हैं कौन कितना स्कोर करता है। हमारे एप्लीकेशन पे रखा जाएगा, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पे। ठीक है, इसी प्रकार से आपका नाम लिया जाएगा डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। अगर आप डेली करंट अफेयर्स की क्लास नहीं अटेंड करते तो जरूर देखें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर ही मिलेगी और इसी एप्लीकेशन पे आपका टेस्ट होगा 4 अप्रैल शाम 6 बजे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको इस प्रकार से पट्टी दिखेगी ब्लू कलर की, और यहाँ पे पीडीएफ ऑप्शन भी है, इसको क्लिक करना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा और आप वीडियो, पीडीएफ, कुछ सब कुछ एक जगह पे प्राप्त कर सकते हैं हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पे। और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और आपका यूट्यूब तो है ही, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ट्विटर, तो आप यहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। वाकई अगर सेशन अच्छा लगा है, वाकई आपको लगता है कि ये सेशन और भी लोगों तक पहुँचना चाहिए, आपकी ये जो क्रेजी जीके ट्रिक की फैमिली है, करंट अफेयर्स की फैमिली है, और लोगों तक जानी चाहिए, तो ज़रूर शेयर कीजिए। शेयर बटन पे दबाइए, अपने दोस्तों को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर कीजिए, और घंटी वाला बटन दबाइएगा और वहाँ पे ऑल कर दीजिएगा, ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, चलते हैं। अपना यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपनी क्लास का, और हम इसे दोनों सजेशन को एक्सेप्ट करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। तब तक के लिए राजा के द्वारा आप सभी को जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।